आज स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो बाल विकास की अवस्थाएं पूछे तो मुख्यतः 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। 5 प्रकार की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और सबसे अंत में होती है प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले होती है गर्भावस्था, उसके बाद में आती है शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और सबसे अंत में होती है प्रौढ़ावस्था। मुख्यतः ये 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है प्रौढ़ावस्था। अब इनका काल देखेंगे तो सबसे पहले गर्भावस्था का काल होता है, ये होता है गर्भधारण से जन्म तक या फिर 9 माह तक, जब बालक का जन्म होता है, ऑलमोस्ट यही एज होती है। उसके बाद में आती है शैशवावस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था का काल होता है 5 या 6 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक। उसके बाद में किशोरावस्था होती है, वो होती है 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था होती है 19 वर्ष के बाद, 18 या 19 वर्ष के बाद जो शुरू होती है वो लास्ट स्टेज होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है। उसके बाद में अपने ये तो बाल विकास की अवस्थाएं होगी। उसके बाद में सबसे पहली अवस्था का अध्ययन करेंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सबसे पहले आती है बीजावस्था, ये होती है 2 सप्ताह या फिर जब गर्भधान होता है, गर्भधारण से लगभग 15 या 16 दिन तक। ठीक है। उसके बाद में आती है भ्रूणावस्था, जो 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है, मतलब कि 16वें दिन से लेकर 2 माह तक। और उसके बाद में गर्भावस्था, जो 2 माह से लेकर जन्म तक होती है, जो 2 माह या फिर 60 दिन से लेकर 9 माह तक होती है। ठीक है। ये इनकी अवस्थाएं हो गई, गर्भाधारण की अवस्थाएं। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे बीजावस्था के बारे में। बीजावस्था के अंदर क्या होता है, बालक का गर्भधारण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पिता का जनन कोष, पितर जनन कोष और माता के जनन कोष से पिता का बीज या शुक्राणु और माता के अंडाणु दोनों से मिलकर बनता है जायगोट या संयुक्त कोष, इसको बोलते हैं, या एक कोशिका। अब कैसे होता है ये बीजावस्था के अंदर, क्या होता है कि माता का अंडाणु होता है, जब माता के शरीर में अंडा बनता है, उसके बाद में जब पिता का शुक्राणु या बीज इसके अंदर प्रवेश करता है तो एक है ना पदार्थ का निर्माण होता है, एक लचीला पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे अपने बोलेंगे तरल पदार्थ योग। ये तरल पदार्थ है योग क्या करता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण इससे प्रदान होता है, और ये होता है अंडे का खोल जिसमें भ्रूण जन्म लेता है। ठीक है। जब इससे पोषण प्रदान होता है तो एक दिन क्या होता है कि ये अंडा फूटकर बाहर निकल जाता है और एक कोशिका का निर्माण होता है। फिर एक कोशिका से माता के गर्भ में लगभग 32 कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक बच्चे का भ्रूण का जन्म होता है। भ्रूण विकसित होने लग जाता है, 32 कोशिकाओं के बाद में एक भ्रूण का विकास होता है। ये तो 15 दिन तक ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। योग नामक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है, फिर वो अंडाणु गर्भधारण का रूप ले लेता है। उसके बाद में जायगोट या संयुक्त कोष, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। फिर आती है भ्रूणावस्था, 16वें दिन से लगभग 2 माह तक रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये अंडा बाहर निकल जाता है, जब ये अंडा टूटकर बाहर आता है तो माता का जो गर्भ होता है ना, तो गर्भ के अंदर है ना, ये माता के गर्भ के अंदर चिपक जाता है। अब माता की जो आरनाल है उससे ये प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं इसे, ये शिशु के साथ चिपक जाता है, शिशु इससे चिपक जाता है। फिर उसके बाद में जब शिशु को पोषण प्राप्त होता है या माँ कुछ भी खाती या पीती है तो बच्चे को है ना प्लेसेंटा या अपरा या नाल से
पोषण की प्राप्ति होती है। ये इससे पोषण प्राप्त करता है भ्रूण, और ये भ्रूण की गर्भ की दीवार होती है। अब इस दीवार के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। सबसे पहली आती है एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म। ठीक है, भ्रूण के अंदर 3 प्लेटों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आती है सेकंड सबसे पहले आती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म। एक्टोडर्म होती है वो है ना सबसे बाह्य परत होती है, मेसोडर्म सबसे आंतरिक परत होती है और एंडोडर्म उसके अंदर या सबसे अंदर वाली परत होती है एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म के अंदर क्या होता है कि ये सबसे बाहरी परत होती है, तो इसके अंदर बालक के नाखून और बालों का निर्माण होता है, नाखून व बाल का निर्माण। और मेसोडर्म होती है वो सबसे आंतरिक होती है, इसमें शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण जैसे मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है, मांसपेशियों का निर्माण। और उसके बाद में आती है एंडोडर्म। एंडोडर्म के अंदर क्या होता है कि इसमें केंद्रीय अंगों का निर्माण शुरू होता है, केंद्रीय अंगों का निर्माण शुरू होता है, जिसके अंदर बालक का मस्तिष्क, लीवर जैसी चीजें बनती है, मस्तिष्क, लीवर, हृदय, ये केंद्रीय अंगों का निर्माण होता है। तो ये 3 प्रकार की परतें होती है, सबसे पहले एक्टोडर्म, फिर मेसो और फिर एंडोडर्म। उसके बाद में आती है तीसरी अवस्था जिसे बोलते हैं गर्भकालीन या शैशवकाल। ये लगभग 2 माह से 9 माह तक होती है, 2 माह से लगभग 9 माह तक होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बालक है ना दूसरे महीने में जब प्रवेश करता है और जब वो लगभग बालक विकसित हो जाता है, जब वो 9 माह का हो जाता है, तो उससे है ना बाहरी चीजें उसे आकर्षित करती है, बाहरी आवाज उसे सुनाई देती है। और इस महीने में क्या होता है, जब लगभग बालक 6 महीने का होता है तो उसमें दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। हालांकि जो दांत होते हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे के दांत बनना इस अवस्था में शुरू हो जाते हैं। और वो जब 9 माह का होता है तब उसके अंदर क्या होता है कि माता के गर्भ के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, और जो शिशु को जन्म लेने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि जब बालक माता के गर्भ में कुंचित होने लग जाता है, जब वो बाहर आने की अवस्था में होता है, तो माता के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है जो बालक को गर्भ के अंदर मतलब बाहर आने के लिए उसको सहायता प्रदान करता है। फिर जब माँ के गर्भ के अंदर लास्ट स्टेज पर होता है, बाहर निकलने की अवस्था में होता है, तो एक है ना रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, एक पदार्थ के रूप में स्रावित होता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, जो दर्द को कम करता है और बालक के जन्म में सहायता प्रदान करता है और इससे बालक का जन्म हो जाता है। और गर्भकालीन अवस्था पूछे तो ये लगभग 280 दिन की होती है, 280 या 290 दिन की होती है। सामान्यतः तो 280 या 290 दिन की होती है, लेकिन ये बढ़ भी जाती है, कई बार तो 330 दिन पर भी चली जाती है, ठीक है। ये गर्भकालीन अवस्था हो गई। उसके बाद में क्या होता है, ये तो अपने ने पढ़ लिया कि यहाँ तक तो गर्भाधारण की अवस्थाएं पढ़ ली। उसके बाद में आती है शेषवावस्था। शेषवावस्था, अब शेषवावस्था का अध्ययन करेंगे। इसे शेषवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहा गया, भावी जीवन की आधारशिला। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने कहा था भावी जीवन की आधारशिला, सिगमंड फ्राइड। और 20वीं सदी में बालकों की सदी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो। अब भावी जीवन की आधारशिला क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक का ये जो बालक का जन्म होता है, जब शिशुअवस्था में आता है
तो ये जो अवस्था होती है शेषवावस्था की, ये आगे वाली अवस्थाओं पर भी डिपेंड करती है। मतलब आगे वाली बच्चे को जिस प्रकार से अपने सिखाएंगे, इसे आदर्शकालीन अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे को जिस प्रकार से अपने वातावरण में रखेंगे, जैसे संस्कार सिखाएंगे, जैसे अच्छी चीजें बताएंगे, बच्चा वैसा ही बनता है। तो ये आगे वाली अवस्थाओं की आधारशिला होती है, इससे ही बालक का बेस बनता है। ठीक है, फिर 20वीं सदी या बालकों की सदी क्यों कहा? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, क्योंकि 20वीं सदी के अंदर बालकों की सर्वाधिक अध्ययन किया गया। छोटे छोटे बालक जो शेषवावस्था में थे, उनके सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ था, इसलिए इसे 20वीं सदी कहा गया। उसके बाद में आता है जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज या खाली स्लेट के समान होता है, जिसे टेबुला रासा कहते हैं, जिस पर बालक अपने जीवन के अनुभव लिखता है। ये परिभाषा दी थी जॉन लोक ने। जॉन लोक, इसको अपनी याद भी रख सकते हैं ऐसे एक ट्रिक के साथ कि खाली स्लेट के अंदर कोई भी चीज सेव करनी है तो अपने किससे करेंगे? लॉक करके रखेंगे। उस चीज को सेव करने के लिए लॉक करके रखेंगे। ये परिभाषा दी थी जॉन लॉक ने। अब इसने क्या कहा था कि बालक का, जब बालक जन्म लेता है और जब वो शेषवावस्था में पहुंचता है, तो उसके अंदर बालक का जो माइंड होता है, जो मस्तिष्क, वो बिल्कुल एकदम खाली होता है। अब जैसे जैसे अपने उसके ऊपर अनुभव लिखते हैं, बच्चा वैसे ही सीखता है। टेबुला रासा के समान होता है, बालक अपने अनुभव लिखता है। अब बालक को जिस प्रकार से सिखाएंगे, जैसे उसको शिक्षा देंगे, क्योंकि शेषवावस्था के अंदर बालक बिल्कुल उदासीन होता है, ना तो उसमें समाजीकरण का भाव पाया जाता है, ना है समाजीकरण का। बालक को जिस प्रकार से सिखाते हैं, बालक वैसा ही सीखता है। ठीक है, अगर बालक को अपनी सही शिक्षा देंगे, उचित शिक्षा देंगे, उसको उठने बैठने का ज्ञान, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, उसको संस्कार सिखाएंगे और समाजीकरण, बच्चों के साथ कैसे रहना है, सभी चीजें उसको अच्छी तरीके से सिखाई जाएगी, तो बालक उस पे अपने जीवन के अनुभव उसी प्रकार से लिखेगा या उसी प्रकार से करेगा। अब इसे जीवन की आधारशिला क्यों कहते हैं, ये अपनों ने पढ़ लिया, क्योंकि जो आगे वाली अवस्थाएं होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। अगर शेषवावस्था में बालक को अच्छी शिक्षा, बालक नैतिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा सिखाएंगे और बालक आदर्शों का नैतिक ज्ञान सीख जाता है, समाज में रहने के मूल्य, और जिस प्रकार से बालक की केयर की जाती है, उसको रखा जाता है, बालक उसी प्रकार से आगे जाकर बनता है। आत्म प्रेम का भाव, बालक के अंदर है ना सेल्फ लव होता है, बालक खुद से प्यार करता है इस अवस्था में। क्योंकि अगर बालक को, जैसे छोटा शेषवावस्था में बालक होता है, वो क्या करता है कि जब वो दो या 3 साल का होता है, वो उससे खिलौने ले लिए जाते हैं, तो वो ऐसे रोने लग जाता है, या फिर अपने ऐसे भाव प्रकट करता है कि ये खिलौने मेरे ही है, और शीशे के अंदर भी खुद की शक्ल को देखकर खुद से प्यार करता है, ऐसी हरकतें वो करता रहता है। तो बालक के अंदर आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, वो खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अगर जैसे अपने देखते हैं कि एक छोटा बालक 3 या 4 साल का, उसकी माता किसी और बच्चे को गोद में ले लेती है या उसको किसी और बच्चे के पास ले जाती है, तो वो ऐसे भाव प्रकट करता है, रोने लगता है या दूसरे बच्चों से चिढ़ता है और खुद को ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाता है और माता की गोद से नहीं उतरता है। ये उसमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालकों के अंदर इस अवस्था में है ना जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक को अपने जैसे भी वो जिज्ञासा होती है। बालक अब अपनी दादाजी से क्वेश्चन करता है कि दादाजी ये क्या है। अब वो सबसे पहले जब कोए को देखता है तो पूछता है कि ये कोए का काला रंग कैसे है, ये कोआ इतना लंबा कैसे है, इसकी चोंच लंबी कैसी है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है क्योंकि उसमें है ना जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब वो पहली बार कोई भी चीज को देखेगा तो क्वेश्चन करता है कि ये ऐसे कैसे है, ये पक्षी ऐसा कैसे है, उसमें है ना जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर अनुकरण की प्रकृति, बालकों के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं वो दूसरे बालकों से या फिर बड़े लोगों से अपने आदर्शों से सीखते हैं। बड़े लोगों से देख करके अनुकरण की प्रवृत्ति, जब बालक जब छोटे होते हैं अपने देखते हैं कि वो अपने कभी दादा की एक्टिंग करते हैं, कभी नाना की एक्टिंग करते हैं या फिर कभी टीवी में कोई भी दृश्य देख लेते हैं तो वैसे एक्टिंग प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि नॉर्मल जैसे छोटी छोटी लड़कियां होती है वो क्या होती है कि अपनी मम्मी की चुन्नी ले लेती है या दादी की चुन्नी से, वैसे उनके जैसे बनने का प्रयास करती है, उनकी तरह एक्टिंग करती है क्योंकि उनमें है ना अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर इस अवस्था में क्या होता है कि काम प्रवृत्ति, बालकों के अंदर छोटे जो शेषवावस्था में बालक होते हैं उनमें है ना काम प्रवृत्ति पाई जाती है।
काम प्रवृत्ति को वो अपने जैसे चूषण की प्रक्रिया करते हैं, चूषण, माता के स्तनपान करते हैं तो उनकी जो आदत है वो बन जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है, चूसने की प्रवृत्ति पाई जाती है। या फिर बच्चों के सामने जैसे कोई भी खिलौना रख देंगे उसको है ना वो अपने मुंह में डालने का प्रयास करता है, पेन कॉपी या कुछ भी उनके सामने रख देंगे तो वो सबसे पहले अपने मुंह के अंदर ले जाता है, तो उनमें ना चूसने की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। शारीरिक व मानसिक तीव्रता, अब बालकों का जो सर्वाधिक विकास है, सबसे पहले तीव्र विकास पूछेंगे तो शारीरिक व मानसिक विकास शेषावस्था के अंदर सर्वाधिक होता है। बालक के जो मस्तिष्क का निर्माण, केंद्रीय अंगों का निर्माण, बाह्य अंगों का निर्माण सर्वाधिक इसी अवस्था के अंदर होता है। अगर शारीरिक व मानसिक अवस्था का प्रारंभिक काल पूछेंगे, तीव्र विकास काल पूछेंगे तब तो शेषावस्था करना है। और जब सर्वाधिक विकास पूछे, जब सर्वाधिक या सबसे लास्ट में जो विकास होता है वो किशोरावस्था के अंदर होता है। ठीक है, अब शेषावस्था के अंदर क्या होता है कि बालकों के अंदर जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी हार्ट बीट है ना, लगभग उनकी हार्ट बीट 140 प्रति मिनट धड़कती है। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होते हैं तो उनकी हार्ट बीट 120, और जब वो लगभग वयस्क हो जाते हैं तो उनकी हार्ट बीट 72 तक पहुंच जाती है उनकी हार्ट बीट। और जब मतलब धीरे दिन के उनकी हार्ट बीट कम होने लग जाती है, और जब शिशु जब छोटा होता है तो उसका जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो सर्वाधिक धड़कता है। और इनकी मस्तिष्क, बालक का मस्तिष्क लगभग 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, और बालक का वजन होता है इस टाइम वो 7 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, 7 पाउंड और 350 ग्राम इसके मस्तिष्क का वजन होता है। और शेषावस्था के अंदर क्या होता है कि बालक की तुलना में बालिका का विकास है ना वो सर्वाधिक होता है। बालिका की जो ग्रोथ होती है वो बालकों की तुलना में सर्वाधिक होती है, सबसे तेज गति से बालिकाएं गति करती है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास बालक की तुलना में सबसे पहले होता है। और इसके अंदर बालकों में दांत बनना प्रारंभ कर देते हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले ये दूसरी विशेषता आपने पढ़ ली, ये होती है शेषावस्था। शेषावस्था के अंदर अपनों जीवन, आत्म प्रेम की भावना, जिज्ञासा की, अनुकरण की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, शारीरिक व मानसिक, इस प्रकार की प्रवृत्तियां बालकों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आती है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था को की परिभाषाएं देखेंगे तो बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा था? ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड जीवन का निर्माणकारी काल का, और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? जॉन लोक ने कहा था। जॉन लोक, सॉरी, जीवन का अनोखा काल कहा था कोल व ब्रुश ने। कोल व ब्रुश। अब इसको वैसे भी अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं कि निर्माणकारी का मतलब जैसे सिगमंड से हो गया सीमेंट, और सीमेंट से अपने क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कोई भी चीज का, तो निर्माणकारी काल कहा था सिगमंड फ्राइड ने। और अनोखा, ब्रुश क्या है? वो अनोखा है, तो ये परिभाषा कोल व ब्रुश ने दी थी, जीवन का अनोखा काल। अब इस अवस्था को निर्माणकारी काल क्यों कहा गया? क्योंकि बालक को बाल्यावस्था के अंदर बालक का विद्यालय अवस्था होती है, बालक इस टाइम स्कूल जाने लग जाता है। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है कि बालक स्कूल जा रहा है। अब उसको स्कूल का वातावरण, घर का वातावरण, माता पिता के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, बालक उसी प्रकार से बनने की कोशिश करते हैं, या उनको उसी प्रकार से अगर सांचे में ढालेंगे तो ये जीवन का निर्माणकारी काल होता है। बाल्यावस्था के अंदर जो बालकों के मस्तिष्क में, अब जैसे कोई बालक 10 साल तक जितना सीखता है वो कोई और एज में नहीं सीख सकता, इसलिए बालक को सही इन्वायरमेंट देना चाहिए। बालक को सर्वाधिक इसी एज के अंदर सिखाया जाता है। जैसा वातावरण अपने उनको प्रदान करते हैं बालक वैसा ही सीखते हैं। अब इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण इसलिए कहा गया है क्योंकि शेषावस्था के अंदर तो बालक कल्पना की दुनिया में डूबा रहता है, लेकिन जब वो यथार्थवादी दृष्टिकोण बाल्यावस्था के अंदर आता है तो वो सत्य की खोज, सत्य को पहचानना शुरू कर देते हैं। सत्य की पहचान कि ये चीज ऐसे है, कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकल जाता है। तार्किक कार्यों में रुचि, बालकों के अंदर तार्किक कार्यों में रुचि या पलटावी चिंतन पाया जाता है। पलटावी चिंतन, क्योंकि जब वो इस अवस्था में आते हैं तो जोड़ घटाव करना, गणित की संक्रियाएं करना, सारे सवाल करने सीख जाते हैं,
और साइंस के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं कि ये चीज ऐसे होगी। उनमें तार्किक क्षमता, उनकी वैचारिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता सर्वाधिक इस स्टेज के अंदर शुरू हो जाती है, विकसित हो जाती है। फिर आती है टोली की आयु। टोली की आयु या इसे गैंग एज बोलते हैं, गैंग एज। इसके अंदर क्या होता है कि बालक टोली के अंदर रहता है, गैंग बनाकर रहता है, समूह बना के रहता है। और बालक है ना, जब बाल्यावस्था के अंदर होता है तो वो समवयस्क मतलब समलिंगी समूह बनाता है, जैसे लड़का लड़के के साथ और लड़कियां लड़की के साथ। अब वो समलिंगी समूह में क्या है कि इधर से उधर गली फिरते रहते हैं, गली मोहल्ले में दोपहर में फिरते रहते हैं, उनको कोई भी टाइम का कोई आइडिया नहीं होता। तो टोली के अंदर वो समूह बनाकर इधर से उधर गली, या फिर जब वो खेलते हैं तो टोली या समूह के अंदर अपना खेल खेलते हैं। फिर उसमें छद्म परिपक्वता, बालकों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था के अंदर बालक सर्वाधिक झूठ बोलते हैं, इसे छद्म परिपक्वता का काल भी कहते हैं और इसको बक्की अवस्था भी कहते हैं। बक्की अवस्था, बक्की अवस्था, क्योंकि बालक है ना इस अवस्था में सर्वाधिक बोलता है। बाल्यावस्था के अंदर बालकों में बोलने की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। नैतिकता का काल भी बोलते हैं इसे, नैतिकता का काल, क्योंकि बालकों के अंदर नैतिक शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है बालक उसी प्रकार से अपना कार्य करते हैं, ठीक है। और इसे है ना एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि शेषवावस्था पूछे, शेषवावस्था तो होती है खिलौने की आयु। खिलौने की आयु, खिलौने की आयु क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये बालक देखो, छोटा सा बालक खिलौने से खेल रहा है। बालकों के अंदर क्या होता है कि खिलौने उनके पास रख दिए जाए तो बालक खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं। ये खिलौने की आयु होती है शिशुअवस्था। लेकिन बाल्यावस्था पूछे तो ये खेल की आयु होती है, इसे गेम एज भी बोलते हैं, खेल की आयु या गेम एज। क्योंकि बालक इसमें है ना खिलौनों से नहीं खेलता बल्कि खेल खेल से बहुत सारे खेल खेलता है, ठीक है। खेल की आयु से बोलेंगे, इसे गेम एज भी बोलते हैं। इसमें बालक बाहरी खेल खेलता है, ठीक है, जैसे बास्केटबॉल खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना या गली मोहल्ले में खेल खेलता है, इसे खेल की आयु भी बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट अवस्था आती है किशोरावस्था। जब किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था की एज में जब बालक पहुंचता है तो उसमें है ना सर्वाधिक संवेग परिवर्तन देखे जाते हैं। उसके आंतरिक और बाह्य, उसके शारीरिक संरचना, उसकी बनावट में भी बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे किशोरावस्था के अंदर बालक जाता है, किशोर हो जाता है, उसके अंदर किशोर और किशोरियों में परिवर्तन पाए जाते हैं। उनके शरीर पर बाल उग जाते हैं, उनकी आवाज है जो लड़कियों की आवाज तो बिल्कुल कोमल हो जाती है और लड़कों की आवाज स्वर यंत्र में जैसे कठोर होने लग जाता है, आवाज में परिवर्तन आ जाता है। और इसमें क्या होता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। मतलब किशोर होते हैं वो किशोरियों से मित्रता करना चाहते हैं या किशोर किशोरी के अंदर मैत्रीता का भाव देखा जाता है, ठीक है। अब इसे अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत कहा था स्टैनली हॉल ने। इस किशोरावस्था के अंदर दो सिद्धांत है। सबसे पहले आता है अकस्मात परिवर्तन, इसको स्टैनली हॉल ने परिभाषित किया। अब स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं, किशोर मनोविज्ञान का जनक। अब इसको अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत इसलिए बोला था स्टैनली हॉल ने कहा था कि बालकों के अंदर क्या होता है, जब वो किशोर होते हैं तो उसके अंदर अचानक परिवर्तन आने लग जाते हैं। मतलब उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन, उनकी मानसिक संरचना में, उनके संवेगों में परिवर्तन, अचानक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तो इसे स्टैनली हॉल ने कहा था, ठीक है। उसके बाद में आता है कर्मिक विकास का सिद्धांत। ये दिया था थोरनडाइक, किंग व कोलर ने, होलिंग ने, सॉरी, किंग, कोलर और होलिंग। कर्मिक विकास का सिद्धांत इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने इस विकास का खंडन किया कि कोई भी बालक के अंदर अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते। उनके अंदर जो पीछे परिवर्तन, पहली पीढ़ी में जो परिवर्तन होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार में इन्होंने कहा था कि कर्मिक विकास होता रहता है कि बालक जब आगे से आगे पीढ़ी में जाता है या अगली पीढ़ी में प्रवेश करता है तो उनमें परिवर्तन देखे जा सकते हैं, ये साधारण बात है। फिर इनकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले किलपैट्रिक।
किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था का सबसे कठिन काल बताया। इसको याद रखने की ट्रिक है किल। किल क्या होती है? किल होती है वो कठिन होती है, या फिर किल करती है कोई चीज तो वो कठिन होती है। किशोरावस्था का कठिन काल क्यों कहा? क्योंकि इसमें बालकों के जो किशोर होते हैं, किशोरों के अंदर क्या होता है कि ऐसे उनके अंदर मानसिकता बन जाती है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। अब उनके ना संवेगों में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उनको ऐसे महसूस होने लग जाता है कि अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है, या फिर उनके संवेग इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं कि उनके कभी कभी आक्रामकता की भी स्थिति आ जाती है। वो चोरी करना, डाके डालना या लड़ाई करना, ऐसी कार्य करने लग जाते हैं। तो ये किशोरावस्था का कठिन काल होता है। फिर हेडो कमेटी। हेडो कमेटी ने एक परिभाषा दी थी जिसमें 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक बालिका की नसों में ज्वार उठने लगता है, जिसे किशोरावस्था। समय रहते सही दिशा दे दी जाए तो सफलता प्राप्त होती है। हेडो कमेटी ने बताया कि जब बालक 11 अवस्था या 12 वर्ष की अवस्था में होता है, किशोर या किशोरी जब बड़े होने लग जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उनके संवेगों में परिवर्तन, उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी मानसिक स्थिति, सभी में परिवर्तन होने लग जाते हैं। और बालकों को इस चीज का पता नहीं चलता, तो उनको है ना किशोरों को सही ज्ञान देना चाहिए, उनको यौन शिक्षा देनी चाहिए, उनको लिंग समूह का ज्ञान करवाना चाहिए, या फिर उनको व्यवसायिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बालक का कोई भी अपराध करने से पहले बच जाए। उनको सही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। अब श्रेष्ठावस्था की किशोरावस्था की कुछ अवस्थाओं में कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले आती है आत्मसम्मान की भावना। जब किशोर या किशोरी के अंदर, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आत्मसम्मान, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। जब भी वो समाज के अंदर या विद्यालय के अंदर या परिवार या बाहर जो भी काम करते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं गिरनी चाहिए। उनका आत्मसम्मान, उनकी प्रशंसा सर्वाधिक होनी चाहिए। जैसे क्लास के अंदर भी अपने देखते हैं कि किशोर और किशोरी चाहते हैं कि उनकी क्लास में प्रशंसा हो, उनकी बड़ाई हो, उनको सर्वश्रेष्ठ बताया जाना चाहिए। तो उनमें आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है। आत्म सुरक्षा की भावना, इस स्टेज के अंदर बालक कहीं भी जाते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं, तो उनमें एक डर रहता है। उनको ऐसे लगता है कि हमारी आत्म सुरक्षा, खुद की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। फिर संवेग स्थिरता, बालकों के जो किशोरों के अंदर है वो संवेग स्थिरता। पहले जब उत्तर किशोरावस्था में होते हैं, किशोरावस्था के शुरुआती दौर में, तो उनके संवेग परिवर्तन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे ही किशोरावस्था के अंत में होते हैं, उत्तर किशोरावस्था में होते हैं, तो क्या होता है कि पूर्व किशोरावस्था में तो उनके संवेग बढ़े हुए थे, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, बात बात पर झगड़ना, या फिर उनकी मानसिक स्थिति कभी कभी खराब हो जाती है, ऐसे उनके संवेग होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो उत्तर किशोरावस्था में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उनके संवेग स्थिर होने लग जाते हैं। दिखावटीपन, दिखावटीपन सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर वो ऐसे समझते हैं कि कोई लड़का उसे देख रहा है या कोई लड़की उन्हें देख रही है। आकर्षण का भाव उनके अंदर पाया जाता है, तो वो परफ्यूम लगाते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि कोई लड़का ऐसे सोचता है कि वो लड़की या वो लड़के मुझे ही देख रहे हैं, और लड़कियां भी ऐसे सोचती हैं कि वो हमें ही नोट कर रहे हैं। तो दिखावटीपन सर्वाधिक पाया जाता है। फिर होता है वीर पूजा। वीर पूजा का मतलब हो गया कि किशोर क्या होते हैं, किशोरों के अंदर वीर पूजा की भावना पाई जाती है। अब किशोर जब उस स्टेज में होते हैं, तो अपने रूम के अंदर है ना ऐसे पोस्टर चिपका लेते हैं। नायक और नायिका के पोस्टर चिपकाना, मतलब हीरो या हीरोइन के पोस्टर चिपका लेते हैं और उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। जैसे एक लड़का विराट कोहली के पोस्टर चिपकाता है और उसको लाइक करता है, उसकी रील्स या वीडियो या सबसे ज्यादा मतलब उसी के शो देखता है, क्रिकेट देखता है, तो फिर क्या होता है कि विराट कोहली के जैसे बनने का प्रयास करता है। तो उनमें वीर पूजा की भावना पाई जाती है। ठीक है, ये सभी उनके अंदर पाया जाता है। दीवा स्वप्न भी उनके अंदर होता है। वो डे ड्रीमिंग करते हैं कि मैं ऐसे बन जाऊंगा, पूरी कल्पना में डूबे रहते हैं, हीरो बन जाऊंगा, कभी अधिकारी बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा। पूरी कल्पनाएं सबसे ज्यादा उस किशोरावस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये किशोरावस्था थी। अब किशोरावस्था के अंदर कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। किशोरावस्था के अंदर क्या होता है कि बालकों को सही शिक्षा देनी चाहिए। उचित शिक्षा,
जिससे उनका शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का विकास अच्छे तरीके से हो। उनको सही मार्गदर्शन व निर्देशन मिलना चाहिए। वह निर्देशन मतलब बालकों को है ना करियर के प्रति सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनको उचित निर्देशन देना चाहिए कि कैसे उनको क्या करना है, समाज में कैसे रहना है, सही समाजीकरण की भावना पैदा करनी चाहिए और उनको व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए। उनको पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा मतलब उनको कौशल सिखाने चाहिए, जीवन कौशल सिखाने चाहिए कि जब वो नौकरी ना कर पाए या कुछ भी ना कर पाए तो उनको व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे उनको जीवन में आगे बढ़ना है, करियर की शिक्षा देनी चाहिए। फिर उनको यौन शिक्षा देना सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए उनको लिंग का ज्ञान करवाना, यौन शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए उनको। ठीक है, उचित निर्देशन देना चाहिए और उनको मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी देनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा देनी चाहिए। मतलब उनको हर प्रकार से उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। किशोरावस्था के अंदर बालकों को ज्ञान देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो अपराध से बच जाएं और सही दिशा में आगे बढ़े। ये थी बाल विकास की पांचों अवस्थाएं, गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जो 19 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।